हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जो है आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है, जो आज के स्पेशल सेशन होने वाला है, वो आरएस प्रीलिम्स 2026 को लेकर होने वाला है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा मई महीने में हमारी आरएस वैकेंसियों के प्रीलिम्स एग्जाम की घोषणा की गई है और उससे पहले आरएस का सिलेबस आरपीएससी द्वारा जारी किया गया था। हमारे सिलेबस में पहली बार एक चेंज देखने को मिला कि कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं आरपीएससी द्वारा। उन्हीं में से एक टॉपिक है जो इस बार जोड़ा गया है। वह टॉपिक एक एक्ट के बारे में है, जिस एक्ट का नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, जो कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इस अधिनियम को लाया गया था। यह अधिनियम क्यों लाया गया था? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह अधिनियम परीक्षाओं से संबंधित है। विगत सरकार की जो सबसे बड़ा मुद्दा था विगत सरकार में, वह था परीक्षाओं का पेपर लीक वगैरह का मुद्दा। उन पर नियंत्रण करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए इस एक्ट को लाया गया था। कब लाया गया था? 2022 को, जिसे हमारे आरएस के सिलेबस में भी शामिल कर लिया गया है और प्रीलिम्स के सिलेबस में बाकायदे मेंशन किया गया है कि इस बार एग्जाम में आरएस परीक्षा अधिनियम में, आरएस की परीक्षा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के बारे में पूछा जाएगा। तो आज की क्लास हमारी इसी अधिनियम को लेकर है, जो कि एक आरएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और संभावित है कि इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन हमें प्री के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यादेश अधिनियम 2022। तो नाम से स्पष्ट है कि यह किससे, भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड एक्ट है। उससे पहले इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर एक्ट बोलते किसे है। तो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित जो प्रोसेस है कि हमारे जो संसद के या राज्य विधानमंडल के अंग है, वहां पर एक सबसे पहले क्या लाया जाता है, एक सिंपल तरीके से कोई बिल लाया जाता है। बिल को कहां पर पेश किया जाता है? संबंधित विधानसभा या संसद में। तो राजस्थान का कोई बिल है, वो कहां पर पेश किया जाएगा? सबसे पहले तो राजस्थान की विधानसभा में वह बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा में पेश करने के बाद में विधानसभा सदस्यों द्वारा उस बिल को क्या कर लिया जाएगा? साधारण बहुमत द्वारा पास कर लिया जाएगा। अब बिल को पास करने के बाद में वह बिल किसके पास में भेजा जाता है? वह बिल राज्यपाल के पास में भेजा जाता है। वह बिल राज्यपाल के पास में, जो कि राज्यपाल हमारे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके पास में वह बिल भेजा जाता है। राज्यपाल महोदय द्वारा जैसे उस बिल पर, किसी भी बिल पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तुरंत ही वह बिल किसका रूप ले लेता है? तो वह बिल एक्ट का रूप ले लेता है। यानी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर करते ही ये एक सिंपल, एक साधारण बिल किसका रूप ले लेता है? हमारे एक्ट का रूप ले लेता है। वैसे ही जब यह बिल, जो कि किससे संबंधित था? परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित, सबसे पहले क्या हुआ था? विधानसभा में पास हुआ था। उसके बाद में यह बिल कहां पे भेजा गया? राज्यपाल को पास। जैसे राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए तो यह बिल किसका रूप ले लिया? यह बिल एक्ट का रूप ले लिया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आखिर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को राज्यपाल ने स्वीकृति कब दी और यह अधिनियम का रूप कब बना? तो उसके लिए याद रखना है हमें कि 5 अप्रैल 2022 को, डेट आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि राज्यपाल ने इस एक्ट पर कब अनुमति दी थी। तो ध्यान रखना 5 अप्रैल 2022 को राज्यपाल महोदय की इस बिल को क्या मिल जाती है? अनुमति मिल जाती है। और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि राज्यपाल किसी भी बिल को अनुमति देता है, उसके बाद में उस बिल का एक्ट का रूप ले लेता है, तो उसका प्रकाशन किसमें करवाया जाता है? गजट में करवाया जाता है। तो राज्यपाल अनुमति कब देते हैं? 5 अप्रैल 2022 को। उसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 2022 को इसका अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी, किसमें? गजट में नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाता है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखने की, सबसे पहला राज्यपाल अनुमति कब दे रहा है? 5 अप्रैल 2022 को। दूसरा कि इसकी अधिसूचना कब जारी की जा रही है, यानी कि गजट में इसका प्रकाशन कब करवाया जा रहा है? तो 6 अप्रैल 2022 को गजट में इसका प्रकाशन करवाया जा रहा है। अब यह बिल आखिर है किसके बारे में? तो जैसा कि है कि यह बिल सार्वजनिक परीक्षा का जो संचालन, जो आरपीएससी, आरएसएसबी या अन्य कोई भी बॉडी राज्य सरकार से संबंधित भर्ती परीक्षाओं करवा रही है, उनसे रिलेटेड यह बिल है। अब इसमें क्या उद्देश्य है इस अधिनियम को बनाने की, इसकी आवश्यकता क्या रही? तो सबसे पहले तो इनका है कि जो पेपर हैं उनके प्रकटन की रोकथाम, कि पेपर लीक जो सबसे बड़ा था, कि पेपर लीक को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके लिए इस बिल की आवश्यकता रही है। दूसरी है कि जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि आजकल एग्जाम में जो टिपाई के जो नए नए तरीके हैं कि चप्पलों में भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है या फिर ब्लूटूथ हेयर पिन वगैरह में जो इंस्टॉल करके स्टूडेंट लाते हैं, ऐसे अनुचित साधनों की परीक्षा में रोकथाम के लिए भी इस बिल की आवश्यकता थी। और
दोनों यह कार्य, अगर कोई दोनों यह कार्य करता है तो उनके लिए किसका प्रावधान होना चाहिए? दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए, इस उद्देश्य से या इस आवश्यकता से इस बिल की आवश्यकता रही। किसका आवश्यकता से? आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधे से 3 रीजन दिया जा सकता है। क्या प्रश्न पत्रों के प्रकटन को रोकने के लिए, या फिर अनुचित साधनों के उपयोग के नियंत्रण के लिए, और उनके प्रश्नों के प्रकटन को करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इस बिल की आवश्यकता रही थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम को लाने के पीछे का क्या उद्देश्य है। अब इस अधिनियम में बताया क्या गया है कि यह विधायी संदर्भ में हमें ध्यान रखना है कि यह अधिनियम कब पारित हुआ। तो ध्यान रखना है कि भारतीय गणराज्य के 73वें वर्ष में इस अधिनियम को किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था, जिसको राज्यपाल कब अपनी अनुमति देता है? 5 अप्रैल 2022 को राज्यपाल इस बिल को अपनी अनुमति देता है। अब इससे पहले कि इस बिल में आखिर है क्या, तो सबसे पहले कि यह बिल एक्ट कब बना, तो आपको सबसे पहले जो चीजें ध्यान रखनी है कि आखिर यह बिल एक्ट कब बना। तो यह बिल एक्ट का कब रूप ले लेता है? जब इस पर गवर्नर अपनी अनुमति देता है। गवर्नर अपनी अनुमति कब देता है? 5 अप्रैल 2022 को। और इस एक्ट का नोटिफिकेशन कब आता है? तो ध्यान रखना है, इस एक्ट का नोटिफिकेशन आता है 6 अप्रैल 2022 को। इस बिल में आखिर है क्या? तो परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित इसमें प्रावधान है। और इसके अंदर कुल कितनी धाराएं हैं इसके अंदर में? तो ध्यान रखना है कि कुल धारा या कुल आर्टिकल इस अधिनियम के तहत कितने हैं? तो 20 आर्टिकल हमें याद करने हैं, यानी कि 20 आर्टिकलों से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक जानकारी कि गवर्नर की स्वीकृति कब मिली और गजट में इसका प्रकाशन कब हुआ, या फिर इस बिल को बनाने के पीछे का जो टारगेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। और इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ध्यान रखना है कि कुल 20 धाराएं इस एक्ट में शामिल की गई हैं। अब हम एक एक धारा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा नंबर 1, जिसके बारे में क्या जानकारी देते हैं। धारा 1 इस बिल का जो संक्षिप्त नाम है कि आखिर इस बिल का नाम क्या है, इस बिल का प्रसार कहाँ पे होगा, और इस बिल को प्रारंभ कब से किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि इस बिल का जो नाम है वह रखा गया है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय अधिनियम 2022, जिसका प्रसार क्षेत्र क्या रहेगा? संपूर्ण राजस्थान की, संपूर्ण राजस्थान के 41 जिलों में इस बिल का क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा। और इसका प्रारंभ कब से किया जाता है या प्रारंभ कब से माना गया है? तो जब यह राजपत्र यानी कि गजट में जब इसका प्रकाशन हुआ है। और गजट में इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 6 अप्रैल 2022 को गजट में इसका प्रकाशन होता है। उस दिन से, उस तिथि से इस बिल का प्रारंभ माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि धारा 1 किसकी जानकारी दे रही है? इसके संक्षिप्त नाम, जो कि नाम क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022। इसका प्रसार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान, और इसका प्रारंभ जैसे राजपत्र में इसका प्रकाशन होता है तब से इसका प्रारंभ माना गया है। और राजपत्र में प्रकाशन कब से होता है? 6 अप्रैल 2022 से राजपत्र में प्रकाशन होता है। तो यह हमारी कौन सी धारा थी? धारा नंबर 1। उसके अलावा धारा नंबर 2 में यह बताया गया है कि आखिर यह बिल जो सार्वजनिक परीक्षा है, तो सबसे पहले सार्वजनिक परीक्षा है क्या, और उस सार्वजनिक परीक्षा का आखिर संचालन कैसे होता है। तो इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक परीक्षा को सिर्फ प्रश्न पत्र हल करना ही नहीं माना गया है, बल्कि क्या है कि यह एक विस्तृत प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में बहुत से काम होते हैं। बहुत से काम कैसे कि सबसे पहले तो उस परीक्षा की क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। उसके बाद में पेपर वगैरह तैयारी से मतलब कि पेपर ओएमआर वगैरह बनाना। उसके बाद में उन पेपर ओएमआर का वितरण करना संबंधित परीक्षा केंद्रों को। वितरण के बाद में वह स्टूडेंट के पास जाता है। स्टूडेंट क्या देते हैं? एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा के बाद में क्या किया जाता है? परीक्षा के बाद में परिणाम जारी किया जाता है। तो इस तरह से यह क्या है कि एक पूरी तरह से एक विस्तृत प्रक्रिया है। सार्वजनिक परीक्षा क्या है कि पूरी तरह से एक विस्तृत प्रक्रिया है कि यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पत्र को हल करने को ही परीक्षा नहीं माना गया है। यह धारा 2 का भाग क्या है, हमें इसकी जानकारी देता है कि सार्वजनिक परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र हल करना ही नहीं है, बल्कि क्या है कि एक तरह से विस्तृत प्रक्रिया है। उसमें सारी चीजें ये शामिल है कि तैयारी, उसके बाद में वितरण, उसके बाद में एग्जाम करवाना और फिर रिजल्ट तैयार करना। यह तरह की एक विस्तृत प्रक्रिया को क्या माना गया है? सार्वजनिक परीक्षा माना गया है। अब उसके अंदर और क्या क्या काम होता है? तो सबसे पहले कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि परीक्षा पूर्व आखिर तैयारी की क्या जाती है, परीक्षा पूर्व क्या तैयारी की जाती है और परीक्षा के बाद में क्या तैयारी होती है। तो सबसे पहले प्रश्न पत्रों का प्रकटन, सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है सर? प्रश्न पत्र यानी कि पेपर तैयार किए जाते हैं। पेपरों को हल करने के लिए क्या तैयार की जाती है? ओएमआर शीट तैयार की जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है? परिणाम पत्रकों की तैयारी, कि उनसे रिलेटेड जो परिणाम पत्रक है उनकी भी तैयारी की जाती है। उसके बाद में इन सभी चीजों को जब तैयार कर लेते हैं, इनका फॉर्मेट तैयार हो जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है
इनका मुद्रण किया जाता है। मुद्रण करने के बाद में इनका पर्यवेक्षण यानी कि इन पर निगरानी वगैरह रखी जाती है कि फिर इनका पर्यवेक्षण होता है और यह किसी भी तरह से लीक ना हो या कोई अपराध ना हो, इसके लिए इन पर एक विशेष कोड, जो एक क्यूआर कोड टाइप का जो जनरेट रहता है कि आप इस प्रकार से देख सकते हो, ऐसे एक कोडिंग की जाती है हर पेपर पे और हर ओएमआर शीट पे। आप एग्जाम देते हो तो ये कोडिंग आप हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखते हो कि ऐसे पेपर या ओएमआर शीट पर इस प्रकार से कोडिंग की जाती है। यह सब चीजें क्या परीक्षा पूर्व की जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि यह परीक्षा के बाद में इनकी प्रक्रिया जैसे कंप्लीट हो जाती है तो क्या किया जाता है, परीक्षा करवाई जाती है। परीक्षा करवाई जाती है, परीक्षा के बाद में उनका क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो इन प्रश्न पत्रों का भंडारण कर लिया, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक इन सब चीजों का क्या करवा दिया जाता है, वितरण करवा दिया जाता है। वितरण करवा कर क्या करवाई जाती है, वितरण करवाने के बाद में एग्जाम करवाई जाती है, जो हमारी एग्जाम कंडक्ट होती है। तो परीक्षा केंद्रों पर जैसे ही सरकार द्वारा क्या प्रश्न पत्रों का वितरण करवा दिया जाता है, तब क्या कंडक्ट करवाते हैं, हमारी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में क्या किया जाता है, उन सभी ओएमआर शीटों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। संग्रहण करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है कि उसके बाद में वो कॉपी चेक होती है, यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन के बाद में क्या तैयार किया जाता है, हमारा परिणाम, हमारा परीक्षा का परिणाम या परिणाम की घोषणा की जाती है। तो इस प्रकार इस वे में पूरी तरह से क्या किया जाता है कि सार्वजनिक परीक्षा का संचालन किया जाता है। एक बार अगर नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें होती है परीक्षा पूर्व और परिणाम घोषित होने तक, तो सबसे पहले प्रश्न पत्र तैयार, उनके साथ में क्या तैयार की जाती है, ओएमआर, और क्या तैयार किया जाता है, परिणाम पत्रक तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में उनकी मुद्रण का कार्य यानी कि प्रिंटिंग का कार्य होता है। फिर उनके ऊपर नजरिया पर्यवेक्षण किया जाता है, उन पर किसी तरह से वो प्रकट ना हो सके इसलिए उन पर विशेष कोडिंग की जाती है। उसके बाद में उनके ऊपर क्या किया जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया जैसे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में उन सभी को एक जगह भंडारित करके, एक जगह स्टोर करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, परीक्षा केंद्रों को वितरण कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में ओएमआर शीट का क्या कर लिया जाता है, संग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद में ओएमआर शीट जैसे ही बोर्ड आती है क्या किया जाता है, उनका मूल्यांकन यानी कि चेक की जाती है, और मूल्यांकन के बाद में क्या की जाती है, परिणाम की घोषणा की जाती है। ये सभी जब से पेपर तैयार होने से लेकर परिणाम की घोषणा तक, जब तक ये प्रक्रिया चलती है, तो ध्यान रखना है कि इस एक्ट का प्रभाव सिर्फ तब तक ही माना जाता है, तब तक कि जब तक पेपर तैयार होने से लेकर परिणाम की घोषणा तक अधिनियम का दायरा सिर्फ तब तक ही माना जाता है। कि अधिनियम का दायरा कब तक माना जाता है, तो परिणाम घोषित होने तक। कि जैसे परिणाम की घोषणा होती है किसी भर्ती की, कि जैसे कि अभी आरएस की एग्जाम होती है, आरएस के एग्जाम का फर्स्ट डे मान लेते हैं कि फर्स्ट डे इसका पेपर होता है, तो उसी दिन से इस एक्ट के नजर में कौन सी एग्जाम आ गई, हमारी आरएस की एग्जाम आ गई। लेकिन जिस दिन इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिस दिन इस एग्जाम का क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन यह परीक्षा, यह एग्जाम किससे, इस एक्ट के दायरे से बाहर हो जाएगी। यानी कि पेपर के दिन से लेकर और फाइनल रिजल्ट तक ही किसी भी भर्ती का दायरा इस एक्ट में रहेगा। परिणाम घोषित होते ही, फाइनल रिजल्ट आते ही यह भर्ती प्रक्रिया इस एक्ट के, इस अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और धारा 2 हमें यह कहती है कि परिणाम घोषित होने तक ही इस एक्ट का प्रभाव संबंधित भर्ती परीक्षा पर रहेगा। परिणाम घोषित होने के बाद में वह भर्ती परीक्षा इस एक्ट के दायरे से बाहर निकल जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 2 हमें किसकी जानकारी देता है, सार्वजनिक परीक्षा की जानकारी देता है कि सार्वजनिक परीक्षा आखिर है क्या, और सार्वजनिक परीक्षा किसे माना गया है। कि यह एक तरह से क्या जाती है, पूरी विस्तृत प्रक्रिया, और विस्तृत प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होती है, वो चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं। इसके बाद में हम बात करें कि इसके बाद में परीक्षा प्राधिकारी, जो भी किसकी में मेंशन किया गया है, धारा 2 में मेंशन किया गया है। कि आपने सबसे पहले भाग क्या पढ़ा, जिसके अंदर की सार्वजनिक परीक्षा होती क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या तैयारी की जाती है, वो चीज आपने देखी। फिर आपने देखा परीक्षा प्राधिकारी कि आखिर इस एग्जाम के लिए जो अधिकारी नियुक्त होंगे वे कौन होंगे। तो परीक्षा प्राधिकारी से अनुसूची 1 में यथा निर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है, यानी कि यह वह संस्था है जिसे परीक्षा आयोजित करने की विधिक शक्ति प्राप्त है। जैसे कि मान लेते हैं कि पटवारी की एग्जाम है या वीडियो का पेपर है, यह कौन सी संस्था करवाती है, आरएसएसएमबी। या आरएस जैसी एग्जाम है, उसको कौन सी संस्था कंडक्ट करवाती है, तो उसको आरपीएससी।
तो जो इस यानी कि इन एग्जामों का जो परीक्षा प्राधिकारी कौन होगा, पटवार वीडियो जैसे एग्जाम के लिए परीक्षा प्राधिकारी कौन होगा, आरएसएसबी बोर्ड। और आरएस एग्जाम के लिए परीक्षा प्राधिकारी कौन रहेगा, आरपीएससी बोर्ड इसका प्राधिकारी रहेगा। यानी कि परीक्षा प्राधिकारी से मतलब कि वह संस्था जिसे परीक्षा आयोजित करने की क्या रहती है, विधिक शक्ति प्राप्त रहती है। और विधिक शक्ति कौन देता है, गवर्नमेंट उसे इस बात की विधिक शक्ति देती है। और परीक्षा प्राधिकारी की जानकारी भी कौन से आर्टिकल में मिलती है, धारा 2 के भाग 6 में हमें परीक्षा प्राधिकारी से रिलेटेड जानकारी मिलती है। दूसरा इसका भाग धारा 2 का भाग 3 क्या कहता है कि अगर परीक्षा केंद्र होगा, क्या एग्जाम लगती है उसके लिए क्या अलॉटमेंट होते हैं, परीक्षा केंद्र। तो आखिर परीक्षा केंद्र किसे माना गया है कि कोई भी परीक्षा केंद्र है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है कि जो इसे ये मान लीजिए कि पूरी तरह से एक तरह से ये एक पूरा परिसर है जिसके अंदर सिर्फ इतने हिस्से में क्या बना हुआ है, किसी भी स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है, सिर्फ इसी हिस्से को परीक्षा केंद्र नहीं माना जाएगा। अभी तो उसके हिस्से में अगर पार्क भी है, पार्किंग वाला एरिया है, या मेन एंट्री गेट का एरिया है, या फिर कोई भी खाली एरिया उसके इर्द गिर्द बिल्डिंग के इर्द गिर्द है, उस सभी उस पूरे क्षेत्र उस पूरे जोन को क्या माना जाएगा, उस पूरे जोन को परीक्षा भवन या परीक्षा केंद्र माना जाएगा। कि कोई संस्था या उसका भाग और उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी पार्क हुआ, कोई भी पार्किंग एरिया हुआ, या कोई भी खाली परिसर हुआ, या फिर कोई भी एंट्री गेट वगैरह हुआ, वह सभी पूरा परिसर किसमें शामिल किया जाएगा, वह परीक्षा केंद्र में सम्मिलित किया जाएगा। कानूनन परीक्षा केंद्र की चार दीवारी के भीतर का पूरा क्षेत्र क्या माना जाएगा, यहाँ पे परीक्षा केंद्र माना जाएगा, ना कि एक बिल्डिंग मात्र को परीक्षा केंद्र माना जाएगा, बल्कि यह जो चार दीवारी दिख रही है इसके अंदर इसके संलग्न जो भी पूरा क्षेत्र है वह क्या माना जाएगा, वह परीक्षा केंद्र माना जाएगा। तो परीक्षा केंद्र की भी जानकारी कौन सा आर्टिकल देता है, धारा 2 इसकी जानकारी देता है। और ये थोड़े पॉइंट हैं जिनको आप रख सकते हो कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो 6 नंबर का एक्ट था 2022 में, कौन से रिपब्लिक ईयर में या लागू किया गया था, तो 73वें रिपब्लिक ईयर में। नोटिफिकेशन यानी कि यह एक्ट गजट में कब आता है, तो ध्यान रखना 6 अप्रैल 2022 को यह एक्ट गजट में आता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप डेट याद कर सकते हो कि चैत्र संवत 1964 में। गवर्नर इस पर कब सहमति प्रदान करते हैं, तो 5 अप्रैल 2022 को गवर्नर द्वारा इस एक्ट को सहमति प्रदान की जाती है। और इसका स्कोप यानी कि पूरा प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे रहेगा, तो संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। तो ये थोड़े की पॉइंट हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने इस एक्ट के बारे में पढ़ा। अभी हमने धारा 1 देखी जिसमें इसका क्या रहता है, इसमें नाम रहता है, इसका प्रसार क्षेत्र रहता है, और इसकी क्या रहती है, प्रारंभ की तिथि रहती है। ये अभी हमने किसमें पढ़ा कि धारा 1 में पढ़ा था। इसके अलावा हमने किसके बारे में चर्चा करी, धारा 2 के बारे में हमने चर्चा करी, जिसके अंदर 3 भाग है। भाग क्या है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है कि आखिर ये सार्वजनिक परीक्षा होती क्या है, किसकी जानकारी दी गई है, सार्वजनिक परीक्षा की। भाग 3 भाग 2 का हमने 6 पढ़ा, जिसके अंदर क्या होता है, परीक्षा प्राधिकारी, जो कि संबंधित संस्था को क्या माना गया है, परीक्षा प्राधिकारी माना गया है। और अभी हमने क्या पढ़ा, गैस, जिसके अंदर किसकी जानकारी दी जाती है, सेंटर की, यानी कि परीक्षा केंद्र की जानकारी। ये कौन सी धारा में दी गई है, तो धारा 2 के अंदर यह आर्टिकल 2 के अंदर यह जानकारी दी गई, जो किस अधिनियम से रिलेटेड है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 से रिलेटेड है। कि धारा 1 किसकी जानकारी देती है, एक्ट के नाम, प्रसार और प्रारंभ की। धारा 2 की सार्वजनिक परीक्षा आखिर होती क्या है, और उस परीक्षा का प्राधिकारी कौन नियुक्त होता है, या फिर परीक्षा केंद्र किसे माना जाता है, इसकी जानकारी कौन देती है, धारा 2। कल हम बात करते हैं कि अधिनियम का जो व्यापक दायरा रहता है, कि सबसे पहले कौन इसको वो करेगा, तो जो गवर्नमेंट रहती है, कि जो सरकार रहती है, और उसके अधीनस्थ जो भी बोर्ड रहता है, उन सभी के द्वारा इस अधिनियम को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, या इसकी रेगुलेटिंग की जाती है। और क्या किया जाता है इस अधिनियम के तहत में, कि पेपर अरेंज करना और रिजल्ट परिणाम तैयार करने तक इस अधिनियम के तहत कार्य किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, कि एग्जाम सेंटरों के द्वारा, एग्जाम सेंटर के माध्यम से इस अधिनियम को क्या है, व्यापक रूप से तैयार किया जाता है। और यह अधिनियम परीक्षा प्रणाली के हर चरण को क्या करता है, कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कि वह चाहे पेपर की सेटिंग हो या फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन हो, हर चरण, परीक्षा के हर चरण में यह क्या करेगा, उसको परीक्षा को कानूनी दायरा प्रदान करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं आगे कि आखिर इसकी परिभाषा दायरा क्या है, जो सार्वजनिक परीक्षा है और जो परीक्षार्थी उसकी परिभाषा दायरा क्या है। कि यहाँ पर परीक्षार्थी से मतलब वह व्यक्ति जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। कि आखिर परीक्षार्थी किसे कहा गया है, कि जिसे
संबंधित प्राधिकारी द्वारा, प्राधिकारी कौन रहता है, कोई भी संस्था रहती है। हम जब पेपर देने जाते हैं तो हमारा क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है, वह एक तरह से हमारा परमिशन लेटर रहता है कि वह संबंधित बोर्ड हमें अनुमति दे रहा है उस भर्ती परीक्षा को देने की। अगर आप आरएस की एग्जाम दे रहे हो तो आरपीएस से आपके क्या परमिशन लेटर जारी करेगी। अगर आप पटवारी या वीडियो के एग्जाम दे रहे हो तो आरएसएस भी क्या करेगी, आपका परमिशन लेटर जारी करेगी। वह एक तरह से आपको अनुमति रहेगी कि आप उस एग्जाम के क्या हो, परीक्षार्थी हो और आप उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो, और उसकी अनुमति संबंधित प्राधिकारी या संस्था उसकी अनुमति हमें प्रदान करेगी। लेकिन इसमें एक थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसमें उसके निमित्त प्राधिकृत भी सम्मिलित है कि कोई भी एग्जाम परीक्षार्थी है जो कि मान लो कि उसको श्रुति लेखन की आवश्यकता है, कि अगर वो अंधा है और उसको अपने पेपर सॉल्यूशन करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता है तो उसकी अनुमति कौन देगा, वह भी संबंधित प्राधिकारी देगा। और किसके माध्यम से, परीक्षा केंद्र के माध्यम से वह यह अनुमति ले सकता है। तो इसमें उसके निमित्त प्राधिकारी भी सम्मिलित है कि उसको भी फिर क्या माना जाएगा, उसको भी एक तरह से क्या माना जाएगा, परीक्षार्थी माना जाएगा। और इसके लिए जो लेटर या आज्ञा कौन जारी करता है, तो संबंधित प्राधिकारी इसके लिए सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करता है। और सार्वजनिक परीक्षा क्या होती है कि स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अनुसूचित 2 में यथा निर्दिष्ट परीक्षा की सार्वजनिक परीक्षा किसे बोला जाएगा, कि या तो स्वायत्त निकायों की कोई भर्ती हो या किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या किसी निगम सहित राज्य सरकार के अधीन अगर कोई पद है और उस पर कोई परीक्षा आयोजित की जा रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि सार्वजनिक परीक्षा बोला जाएगा। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज, किसी भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज की परीक्षा को आप सार्वजनिक परीक्षा नहीं बोल सकते। वह सिर्फ सार्वजनिक परीक्षा जो राज्य सरकार या राज्य सरकार के अंदर आने वाले किसी भी बोर्ड, निगम या स्वायत्त निकायों की कोई भर्ती परीक्षा, उसी को आप क्या बोल सकते हो, सार्वजनिक परीक्षा बोलते हो। तो यहाँ पे परिभाषा है और दायरा किसका दिया गया है, परीक्षार्थी का दायरा, कि परीक्षार्थी सिर्फ वही होगा जिसको प्राधिकारी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करेगा, और सार्वजनिक परीक्षा वही होगी जो राज्य सरकार या उसके अधिकृत किसी भी विभाग की कोई एग्जाम होती है उसी को क्या माना जाएगा, सार्वजनिक परीक्षा माना जाएगा। उसके अलावा कि यहाँ पर अनुचित साधनों की रोकथाम में कि भाई अनुचित साधन आखिर माना किसे गया है, तो अपराधिकृत सहायता की परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में कोई भी सहायता लेता है, कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में किसी व्यक्ति या किसी भी समूह या किसी भी ग्रुप से कोई भी सहायता लेता है तो उसे क्या माना जाएगा, अपराधिकृत सहायता। और वर्धित सामग्री किसी भी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपित या मुद्रित सामग्री का परीक्षा में क्या उपयोग, वर्जित माना जाएगा। और इलेक्ट्रिक उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं, मोबाइल वगैरह, गैजेट वगैरह, उन सभी का भी पूर्णतः उपयोग माना जाएगा। यह किसके संदर्भ में है, कि परीक्षार्थी के संदर्भ में, कि यानी कि परीक्षा देने वाला स्टूडेंट ना तो किसी भी व्यक्ति या समूह से सहायता नहीं ले सकता या किसी भी वर्धित सामग्री, किसी भी लिखित, अभिलिखित या फिर प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री का वह परीक्षा के दौरान उपयोग नहीं कर सकता है, या साथ ही साथ में किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट का, मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रिक उपकरण का वह उपयोग नहीं कर सकता। तो अनुचित साधनों की 2 कैटेगरी दी गई। सबसे पहले क्या है, परीक्षार्थी के संदर्भ में जो आपने देखी, और दूसरी कैटेगरी में है कि किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में। अब व्यक्ति या तो प्राधिकारी हो सकता है यानी कि खुद अभ्यर्थी भी हो सकता है, या फिर कोई भी एग्जाम जैसे टीचर करवाते हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कि जैसे कि प्रतिरूपण के, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण है, प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना, कि अगर आप पेपर लिख की योजना बना रहे हो तो इस पर भी इस एक्ट के दौरान क्या माना गया है, इसको क्राइम माना गया है। इस एक्ट में इस पर भी रोक लगाई गई है। यदि आप उस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास कर रहे हो तो ये भी एक तरह से क्या माना जाता है, एक तरह से अपराध माना जाता है। यदि आप उस प्रश्न पत्र को चोरी या लीक करने का प्रयास कर रहे हो, कि किसी भी रीति या किसी भी तरीके से आप उसको प्राप्त कर ले तो या कब्जे में ले ले, तो ये भी एक तरह से क्या माना गया है, अपराध माना गया है। या फिर सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राकृतिक रीति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, कि कोई भी टीचर है वह किसी भी स्टूडेंट की अगर किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी सहायता करता है तो यह भी एक तरह से क्या माना गया है, क्राइम माना गया। और यह किसके संदर्भ में है, कि यह किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में इस एक्ट के अंदर प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुचित साधन यहाँ पे 2 व्यक्तियों के संदर्भ में लाया गया। सबसे पहला किसी भी परीक्षार्थी के संदर्भ में, और दूसरा किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में अनुचित साधनों पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है उसका भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। कल हम बात करें कि विधिक स्पष्टीकरण और इसकी आखिर व्याख्या क्या है।
तो यहाँ पे व्यक्ति शब्द की व्यापकता दी गई है कि इसमें हमें यह दिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, अब वह व्यक्ति आगे होगा कौन, तो यहाँ पे व्यक्ति शब्द की क्या की गई है, व्याख्या की गई है कि स्पष्टीकरण के अनुसार व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित है, कि जरूरी नहीं कि कोई भी टीचर है वह जो एग्जाम ले रहा है सिर्फ वही शामिल हो, इसमें वह परीक्षार्थी यानी कि अभ्यर्थी को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहाँ परिभाषित नहीं है उनका वही अर्थ होगा जो क्या भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 में समुद्देशित है, कि इसमें ये क्राइम करने के बाद में क्या दंड मिलेगा, जो कि भारतीय दंड संहिता के कौन से केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 में जो लिखे गए हैं, 1860 का जो अधिनियम है उसमें जो दंड लिखे गए हैं वही इस अधिनियम के क्या रहेंगे, दंड रहेंगे। तो इसके बारे में विधिक स्पष्टीकरण और यहाँ पर क्या दी गई है, व्याख्या दी गई है। अब अगली जो धारा पढ़ते हैं वह होती है धारा 3, जिसके अंदर धारा 3 हमें किसकी जानकारी देती है, पूर्ण प्रतिषेध की जानकारी देती है। कि पूर्ण प्रतिषेध क्या है, जैसे कि सबसे पहले कि अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का क्या नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा। दूसरी यहाँ पे धारा 4 है कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता एवं अभिरक्षा, कि पेपर को कैसे गोपनीय रखना है और उसकी रक्षा कैसे करनी है। तो परीक्षा संचालन के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति यानी कि हमारे एग्जामिनर, उनके लिए निर्देश क्या है कि नियत समय से पूर्व प्रश्न पत्र को खोलना या उसका वितरण करना। क्या आपको पता है कि एग्जाम में आजकल रूल आया है कि जैसे बेल बजते उसी समय क्या किया जाएगा, ये हमारा पेपर बॉक्स ओपन किया जाएगा, उससे पहले ना तो आप उसको खोल सकते हो ना पेपर स्टूडेंटों में बांट सकते हो। तो इस चीज का भी निर्देश कौन दे रहा है, हमारा एक्ट इस चीज के निर्देश दे रहा है। प्रश्न पत्र है उसके किसी भी भाग को आप प्रकट नहीं कर सकते, जब तक एग्जाम चालू नहीं होती तब तक आप प्रश्न पत्र या उसका किसी भी भाग या किसी भी पेज को आप प्रकट नहीं कर सकते। प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रूप से उपाप्त करना या कब्जे में लेना, कि आपके पास में ये पेपरों का बंडल है तो आप किसी भी तरह से उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकते। अगर पेपर में स्टूडेंट एब्सेंट है और पेपर बच जाते हैं तो आपको वापस वो पेपर क्या है, इसी लिफाफे के अंदर रखने हैं और इन्हें वापस बोर्ड में जमा कराना है। यह भी एक तरह से रूल है और आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप कब्जे में नहीं ले सकते। और दूसरा क्या नहीं कर सकते, आप प्रश्न पत्र को हल नहीं कर सकते। तो ये सब प्रावधान किसमें है, प्रश्न पत्र की गोपनीयता एवं अभिरक्षा, जो कि इस अधिनियम की कौन सी धारा है, धारा 4, जिसका भाग क्या है, इसके बारे में ये हमें जानकारी देता है। उसके बाद में धारा 4 का भाग ख में क्या जानकारी देता है कि अवैध प्राप्ति एवं सूचना का आदान प्रदान, कि इसके बारे में किसमें है कि अवैध प्राप्ति और सूचना के आदान प्रदान से रिलेटेड ये धारा है। और इस सूचना को प्राप्त करने का फिर स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कि गोपनीय सूचना, किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र से संबंधित कोई गोपनीय सूचना देना, या फिर किसी को ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन देना। किसी को अपन प्रॉमिस कर देते हैं ना कि भाई पेपर अपने पास ही आ रहा है, कल को पेपर मैं तुझे बता दूंगा, ऐसा भी आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना है। दूसरा, प्रश्न पत्र को प्राप्त करने, कब्जे में लेने या हल करने का प्रयास करना, ऐसे सभी अपराधों के लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि इसको क्या बोला गया है, अवैध प्राप्ति और सूचना का आदान प्रदान। कैसे, किसी को कोई गोपनीय सूचना देना या किसी को कोई वचन देना या फिर किसी भी चीज के लिए प्रश्न पत्र को प्राप्त करने या उसको हल करने का प्रयास करना, इन सभी चीजों को किसमें रखा गया है, अवैध प्राप्ति में। और इसकी जानकारी हमें कौन सी धारा दे रही है, धारा नंबर 4 हमें इस बात की जानकारी दे रही है। चलो हम बात करें धारा 5, परीक्षा कार्य में नियुक्त व्यक्तियों का दायित्व क्या है, कि आखिर परीक्षा जो लेते हैं, एग्जामिनर लेते हैं या कोई भी संस्था लेती है, किसी भी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है, उस कॉलेज के अंदर जो टीचर होते हैं जो स्टूडेंटों के एग्जाम लेते हैं, आखिर उन व्यक्तियों का क्या दायित्व रहता है, जिसकी जानकारी हमें कौन सी धारा दे रही है, धारा नंबर 5। कि सबसे पहले प्रकटन की रोकथाम, कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह से परिसर से बाहर हमारा पेपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि प्रकटन की रोकथाम आपको करनी है। कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है, वह अपने कर्तव्य के आधार पर ज्ञात किसी भी जानकारी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं करेगा, प्रकट नहीं करेगा। और इसका एक अपवाद यह माना गया है कि सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञात या विधि द्वारा बाध्य हो, कि वह विधि द्वारा बाध्य हो तभी अपवाद स्वरूप वह प्रकट कर सकता है। वरना कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा संबंधित किसी भी कार्य में अगर न्यस्त है तो वह अपने कर्तव्य के आधार पर ज्ञात किसी भी जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह शेयर नहीं कर सकता। यह जानकारी हमें कौन सी धारा दे रही है, धारा 5 हमें इस बात की जानकारी दे रही है। उसके अलावा हम बात करें कि आखिर इसका सारांश क्या निकलता है, कि अभी तक हमने जो पढ़ा, अब तक पढ़ा था
कि अब हमने धारा 1 और 2 पढ़ी। धारा 1 और 2 जिसको हमें क्या दे रही है, धारा 1 हमें नाम, प्रसार और प्रारंभ की जानकारी दे रही है। वैसे धारा 2 हमें इसके बारे में कि सार्वजनिक परीक्षा किसे कहते हैं, परीक्षा प्राधिकारी कौन होता है और परीक्षा केंद्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने धारा 3, 4, 5 पढ़ी। धारा 3 जो हमें किसकी जानकारी दे रही है कि प्रतिषेध की, कि अनुचित साधनों पर क्या होनी चाहिए, पूर्ण रोकथाम होनी चाहिए। इसकी जानकारी हमें कौन सी धारा दे रही है, धारा 3 हमें इसकी जानकारी दे रही है। उसके अलावा धारा 4 हमने पढ़ी जो कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा वगैरह की, यानी कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता और लीकेज से बचाना। ये कौन सी सेक्शन में है, धारा 4 में ये है। और निष्ठा कि परीक्षा कार्य में जो नियुक्त स्टाफ है उनके आगे कर्तव्य क्या है, तो इसकी जानकारी हमें कौन सा देता है, सेक्शन 5 देता है। और एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना क्या माना गया है, सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य माना गया है। तो अभी तक हमने इस आर्टिकल की टोटल कितनी धाराएं, 20 धाराएं, जिनमें से कितनी धाराएं पढ़ी है, धारा 5 पढ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पांचों धारा अच्छे से समझ आई होगी। अब देखिए चलते हैं आगे। अब सबसे पहले जब हमने पढ़ा कि धारा 4 और 5 जब हमने पढ़ी कि सामूहिक, धारा 5 क्या बोलते हैं कि परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा में नियुक्त व्यक्तियों का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, और धारा 4 प्रश्न पत्र की गोपनीयता वगैरह के बारे में पढ़ा था। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई अपराध करता है तो कानून का दायरा क्या रहेगा, उसकी सुरक्षा के क्या कारण है, जिम्मेदारी क्या तय की गई है और दंड का क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता जो कि धारा 6 में भी लिखी गई है कि वितरण से पहले क्या करनी चाहिए, उसकी पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा, परीक्षा केंद्र की मर्यादा, धारा 3 और 7 और 8। धारा 7 और 8 में क्या है, परीक्षा केंद्रों की आखिर मर्यादा क्या होती है कि अनाधिकृत प्रवेश और स्थानों पर क्या लगाया जाना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध। और तीसरे पॉइंट क्या कहता है कि संस्थागत जवाबदेही, जो कि धारा 9 और 10 की प्रबंधन की जिम्मेदारी और अपराधों के लिए क्या होनी चाहिए, सजा। यह हम पढ़ेंगे धारा 6 से लेकर 10 तक, जिसके अंदर हम किसके बारे में जानेंगे कि कानून का दायरा, आखिर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या है और उसके लिए दंड क्या है। इन सभी की जानकारी कौन सी धारा में दी गई है, और धारा 6 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं धारा 6, जिसके अंदर दे रखा है प्रश्न पत्र की गोपनीयता और सुरक्षा, कि आपको प्रश्न पत्र को कैसे गोपनीय रखना है और उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। इस सभी की जानकारी हमें कौन सी धारा दे रही है, धारा 6 हमें इस बात की जानकारी दे रही है कि अप्राकृतिक कब्जा या प्रकटीकरण, कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्र के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है। क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्र के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व विधि पूर्वक वह प्राधिकृत नहीं है, यानी कि उसे जिम्मेदारी नहीं दी गई है प्रश्न पत्र के लिए, अगर वह प्रश्न पत्र उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर सीट का कोई भी भाग प्राप्त नहीं करेगा, कि वह व्यक्ति जिसको पेपर सौंपने का काम नहीं मिला है वह क्या नहीं करेगा कि प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक या ओएमआर सीट के किसी भी भाग को प्राप्त नहीं करेगा, या फिर नहीं उसे अपने कब्जे में लेगा और नहीं ऐसा करने का क्या करेगा, वह प्रयत्न करेगा। तो यह इससे क्या होती है, प्रश्न पत्र की गोपनीयता और सुरक्षा बनी हुई होती है, जिसकी जानकारी में कौन सी धारा दे रही है, धारा 6 में इसकी जानकारी दे रही है। उसके अलावा हम बात करें कि सूचना के आदान प्रदान पर भी क्या रहना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध। यह धारा 6 का भाग 2 हमें इस बात की जानकारी दे रहा है कि प्रश्न पत्र से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करना अपराध है, बिल्कुल। और यह कानून लागू होता है यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है या देने का क्या करता है, प्रस्ताव या प्रयत्न करता है, और ऐसी सूचना से संबंध है या उसे यह विश्वास करने का कारण है कि सूचना प्रश्न पत्र से जुड़ी है, कि सबसे पहले तो ऐसी सूचना देने क्या है, अपराध माना गया है। और अगर उसे यह विश्वास है कि यह जो सूचना फला व्यक्ति हमें दे रहा है यह प्रश्न पत्र से जुड़ी है, तो इसको भी क्या माना गया है, इसको भी अपराध माना गया है। और ध्यान दें कि केवल भौतिक प्रश्न पत्र ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी कोई भी सूचना लीक करना भी इस धारा के तहत अपराध है। कि जरूरी नहीं कि पेपर लीक का मतलब कि पेपर बाहर आना ही, क्वेश्चनों का बाहर आना ही पेपर लीक माना जाएगा, नहीं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कि होता है ना कि अपन बता देते हैं, कोई भी एग्जामिनर लगा हो, वो अपना जानकार लगा हो, वो अपन को बोल देता है। स्कूल कॉलेज में तो आज भी होता है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया या ये क्वेश्चन आया है, ऐसी जानकारी देना भी क्या माना गया है, यहाँ पर अपराध माना गया है। जरूरी नहीं कि आप पेपर लाकर दो तो ही उसी को पेपर लीक माना जाएगा, उससे जुड़ी कोई भी सूचना देना भी यहाँ पर क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, जो कि किसके अंदर वर्णित है, धारा 6 के अंदर वह वर्णित है। दूसरा है परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध, कि जो परीक्षा केंद्र हमने धारा 2 के भाग 3 में किसके बारे में जानकारी ली थी, परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी ली थी। अब उस परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान
क्या क्या एंट्री या क्या क्या एक्टिविटी बैन रहती है कि कौन प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे पहले कि कौन व्यक्ति, परीक्षार्थी प्रवेश कर सकते हैं, और जो एग्जाम लेते जो एग्जामिनर है, परीक्षार्थी और एग्जामिनर इन दोनों के अलावा कौन व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। कि कोई भी व्यक्ति जैसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य न सौंपा गया हो, वह व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। और कौन प्रवेश कर सकता है कि केवल वे सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो परीक्षा कार्य में लगे हैं, या फिर जो वैध परीक्षार्थी है जिनके पास क्या रहेगा, परमिशन लेटर रहेगा। जिनके पास परमिशन लेटर नहीं है उन लोगों को भी क्या एंट्री नहीं दी जाती, या जो लेट हो जाता है तो उनको भी एंट्री नहीं दी जा सकती। तो धारा 7 हमें किसकी जानकारी दे रही है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध की कौन सा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और कौन व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, वह व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जिससे सार्वजनिक परीक्षा संबंधित कोई कार्य ना सौंपा गया हो। और कौन प्रवेश कर सकता है, तो परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी प्रवेश कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो कि क्या है परीक्षा कार्य में लगे हुए हैं, वह परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है वह क्या नहीं करेगा, परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। अब पढ़ते हैं धारा 8 कि परीक्षा जो होती है, परीक्षा केंद्र का जो चयन किया जाता है तो केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही वह परीक्षा की जा सकती है। कि सार्वजनिक परीक्षा के लिए केवल परीक्षा केंद्र के रूप में निर्दिष्ट स्थान का ही उपयोग होगा। आप ये नहीं है कि स्कूल कॉलेजों के अलावा किसी भी अन्य जगहों पे, किसी भी धर्मशाला में आप परीक्षा का आयोजन करवा सकते हो, नहीं। उसके लिए एक नियत निर्दिष्ट स्थानों पर ही क्या किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और प्रतिबंध किस चीज पर लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे परीक्षा का कार्य सौंपा गया है वह परीक्षा आयोजित कराने के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा और नहीं करवाएगा। कि जो सरकारी स्कूल कॉलेज या प्राइवेट स्कूल कॉलेज जिनका चयन किसके द्वारा, सरकार द्वारा किया जाता है, सिर्फ उन्हीं निर्दिष्ट स्थानों पर क्या की जाएगी, परीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आप किसी और अन्य स्थान पर या किसी और व्यक्ति के बातों में दबाव में आकर परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते। सिर्फ क्या, निर्दिष्ट स्थानों पर ही परीक्षा का आयोजन कर सकते हो। निजी व्यवस्था या अनाधिकृत स्थानों पर परीक्षा आयोजित करना क्या होता है, गैर कानूनी होता है। कि आप निजी व्यवस्था नहीं कर सकते, कि जैसे कि मुझे सरकार द्वारा परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, अब मेरे पास जगह नहीं है, कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, तो मैं कल को किसी धर्मशाला में या किसी मैरिज हॉल में परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकता। ऐसा क्या होता है, ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। जिसकी जानकारी हमें कौन देती है, धारा 8 हमें इस बात की जानकारी देती है। उसके बाद हम बात करें धारा 9 और 1, जिसमें क्या है कि प्रबंधन और संस्था की क्या रहती है, जवाबदेही। कि उसका प्रबंधन, एग्जाम सार्वजनिक परीक्षा का मैनेजमेंट वगैरह कैसा रहेगा। तो देखिए, संस्था या प्रबंधन जो कि प्रभारी व्यक्ति रहता है कि जब कभी कोई अपराध किसी प्रबंधन तंत्र, संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किया जाता है। कि अगर कोई भी संस्था है वह खुद पेपर लीक में या फिर स्टूडेंटों को बेईमानी करने में सहायता कर रही है और इस काम के लिए दोषी पाई जाती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी, संस्था या उसके प्रबंधन की रहेगी। दोषी कौन, वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय उस संस्था के कारोबार का क्या रहेगा, इंचार्ज था। और उसका परिणाम क्या रहेगा, संस्था और प्रभारी व्यक्ति दोनों को दोषी समझा जाएगा और उनके विरुद्ध क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कैसे की जाएगी, जो इस आर्टिकल के तहत हम आगे पढ़ेंगे। इसके तहत क्या किया जाता है कि जब कोई भी अपराध किसी प्रबंधन तंत्र, संस्था या सीमित दायित्व द्वारा किया जाएगा और उसका दोषी कौन माना जाएगा, कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है अपराध के समय उस संस्था के कारोबार का प्रभारी रहा हो, और उसका परिणाम जो कि कानून के तहत उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। कि इसका बचाव का प्रावधान क्या है, कि क्या प्रभारी व्यक्ति जो उस संस्था का कोई प्रभारी व्यक्ति है, अगर वह दोषी पाया जाता है तो क्या प्रभारी व्यक्ति निर्दोष साबित हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि प्रभारी व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा यदि वह दो बातें साबित कर दे। कि उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाएगा, और वह मौका क्या होगा कि वह निम्नलिखित दो बातें साबित कर दे। कौन कौन सी, कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, और दूसरी कि उसने उस अपराध को रोकने के लिए क्या की गई हो, सम्यक तत्परता बरती गई हो। अगर वह यह दो बात साबित कर दे तो संबंधित प्रभारी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दोष मुक्त किया जा सकता है। अगर वह यह बात साबित नहीं करता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा। और अज्ञानता पर्याप्त बचाव नहीं है, आपको यह साबित करना होगा कि आपने रोकथाम की क्या की थी, पूरी कोशिश की थी। कि आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि ये अपराध मेरी जानकारी के बिना हुआ है। अज्ञानता पर्याप्त बचाव का उपाय नहीं है, आपको बिल्कुल ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हमने इस अपराध को रोकने के लिए बिल्कुल ठोस से ठोस कदम उठाए थे, उसके बावजूद ये अपराध हुआ है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो धारा 1(9) जो हमें ये बताती है कि धारा 9 प्रबंधन और संस्था की जवाबदेही तय करती है, प्लस उसके बचाव के लिए भी क्या क्या, अगर वह ये दो बातें साबित कर दे तो उसके बचाव का भी वह
प्रावधान करती है। और धारा 2 कि अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या रहेगी, कि अभी तक हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, संस्था के परिप्रेक्ष्य में। अब हम धारा 9 के दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि आखिर संस्था के बाद में जो संस्था में अधिकारी हैं उनकी क्या व्यक्तिगत जवाबदारी है, कि यदि अपराध संस्था द्वारा किया गया है तो निम्नलिखित अधिकारी भी क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे। यदि अपराध इनकी सहमति से हुआ है या इनके मौनाकुलता से हुआ है या फिर इन्होंने उस अपराध के समय उपेक्षा की हो। अगर किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर ये दो स्टूडेंट आपस में बात करके पेपर सॉल्यूशन कर रहे हो, लेकिन मास्टर साहब है कि उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया है, उसकी अपेक्षा कर दी, तो वह व्यक्ति भी इस चीज का क्या रह जाएगा, दोषी माना जाएगा। और दोषी किस किसको माना जाएगा, निदेशक, प्रबंधक, सचिव और जो अन्य अधिकारी जो संस्था में जुड़े हुए हो उन सभी को व्यक्तिगत रूप से क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। अब इसके बाद में दोष सिद्धि के बाद में क्या किया जाएगा, तो अनुचित साधनों के लिए क्या किया जाएगा, दंड का प्रावधान। और दंड के प्रावधान की कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो धारा 10 में अनुचित साधनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान मुख्य रूप से किसके लिए है, कि यह मुख्य रूप से परीक्षार्थियों के लिए सम्मिलित है, कि अगर कोई भी स्टूडेंट सार्वजनिक परीक्षा में पेपर लीक या फिर टिपाई जैसा अपराध करता है तो उनके लिए क्या दंड रहेगा, इसकी जानकारी हमें कौन सी धारा दे रही है, धारा 10 इसकी जानकारी दे रही है। क्या किया जाएगा दंड, तो समथिंग 3 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का क्या किया जाएगा, कम से कम जुर्माना। तो कितने वर्ष की जेल, 3 वर्ष की जेल और 1 लाख का कम से भी कम क्या किया जाएगा, जुर्माना। यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2 के अधीन परिभाषित अनुचित साधनों में क्या पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, कि धारा 2 में हमने भी देखा इलेक्ट्रिक गैजेट का उपयोग, लिखित अलिखित सामग्री आदि, इन सभी का क्या किया जाता है, रोकथाम के लिए अभी हमने वो चीजें पढ़ी। यदि कोई परीक्षार्थी उनके बावजूद उन चीजों का उपयोग करता पाया जाता है तो फिर वह क्या किया जाएगा, दंड का भागीदारी रहेगा। और उसके लिए क्या किया जाएगा, 3 वर्ष तक की सजा या फिर 1 लाख तक का क्या किया जाएगा, कारावास किया जाएगा। और जुर्माना न भरने पर क्या किया जाएगा, कि 1 लाख का आप जुर्माना नहीं भर सकते, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कि जुर्माना न भरने पर, जो जुर्माना कितना था, 1 लाख अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी जुर्माने का संविधान नहीं करता है, यानी कि वह अगर डिफॉल्ट है, तो क्या किया जाएगा, कि जुर्माने की जगह उसको प्लस 9 महीने के अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। 3 साल तो फिक्स है, क्या आपको 3 वर्ष का कारावार, तो 3 वर्ष का कारावार तो फिक्स है, प्लस आपको 9 मंथ की और जेल काटनी पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर कुल जोखिम कितना रहेगा, कि 3 साल जेल प्लस 9 महीने अतिरिक्त जेल में जाना पड़ेगा। इससे आपकी क्या होगी, एक तरह से आर्थिक बर्बादी होगी, कि ये हमारा कुल जोखिम है। वह किस स्थिति में है, कि जब परीक्षार्थी द्वारा क्या नहीं भरा जाएगा, जुर्माना, जो कि कितनी राशि है, 1 लाख है। इसलिए जुर्माना 1 लाख अनिवार्य है। यदि वह जुर्माने को नहीं भरते हैं तो उसको क्या मिलेगी, 9 महीने का अतिरिक्त कारावास उसको दिया जाएगा। और अधिनियम का सार क्या है, और इस अधिनियम का अभी तक हमने 10 आर्टिकल पढ़े, कि इसका सार क्या है, तो कठोर कारावास आप कितना दे सकते हैं, कि न्यूनतम तो कितना रहेगा, 5 वर्ष रहेगा, और अधिकतम कितना रहेगा, 10 वर्ष रहेगा। उसके अलावा भारी अर्थदंड कितना, कि न्यूनतम तो 10 लाख और अधिकतम कितना रहेगा, 10 करोड़ इसको भारी आर्थिक दंड दिया जाएगा। और इसके अलावा प्लस क्या की जाएगी, संपत्ति जब्त, अपराध के आगमन की कुर्की और राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा। और यह अधिनियम परीक्षार्थियों, अनुचित साधनों में लिप्त व्यक्तियों और संगठित गिरोह पर समान रूप से लागू है। कि अभी हमने धारा 10 में क्या पढ़ा, जुर्माना, अनुचित साधनों के लिए दंड क्या था, 3 वर्ष की जेल प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना। यह सिर्फ किसके लिए पढ़ा है हमने, सिर्फ परीक्षार्थियों के लिए। लेकिन यह सजा का प्रावधान किसके लिए, यह सभी के लिए। सभी में कौन कौन शामिल है, इसके अंदर परीक्षार्थी भी शामिल है, अनुचित साधनों में लिप्त व्यक्ति भी शामिल है, और संगठित कोई गिरोह पकड़ा जाता है, उन सभी पर क्या किया जाएगा, ये समान रूप से यह लागू किया जाएगा। तो अभी तक हमने कितने पढ़े, कि धारा 10 पढ़ी है। इस आर्टिकल में कुल कितनी धाराएं थी, तो अभी तक 20 धाराओं में से हमने कितनी पढ़ चुके, 10 धारा पढ़ चुकी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 धारा पसंद आई होंगी। बाकी एक्ट, चूंकि आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में भी नया जोड़ा गया है, तो इस एक्ट को एक क्लास में हम पूरा ना करके इसके हम 2 लेक्चर बनाएंगे, ताकि ये एक्ट आपको अच्छी तरह से याद हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक क्लास को अच्छे से आप पसंद करोगे, आप देखोगे, और इस अधिनियम के अच्छे से अच्छे जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भव्य एज हब के नाम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और इससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। बाकी आप क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के जो भी आर्टिकल, जो भी बाकी के 10 धाराएं हैं और इसके क्या क्या प्रावधान है, वह सब हम देखेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी के।